नमस्कार, स्वागत है आपका। वेलकम है कंपटीशन कम्युनिटी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने इसके पहले लेक्चर में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लगाएंगे। साथियों, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब भी हम कोई सिलेबस कवर करते हैं, तो हम उसकी अपनी तैयारी को कैसे परखें कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, हमको चीज़ें कितनी याद हैं। उनको सबसे बढ़िया जांचने का तरीका है कि हम एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। हमने पहले पढ़ा कि संघ लोक सेवा आयोग कैसे है, इसका क्या प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, कैसे काम करता है, ये संविधान में इसका कहाँ वर्णन है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने एक विस्तार से चर्चा करी थी। आज हम उसी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, हमको एक एक कदम चल के अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हालांकि ये तो वोट डालने के लिए वहां जा रहे हैं, पर हमको तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचेंगे? जब हम धीरे धीरे मेहनत करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज क्या? संघ लोक सेवा आयोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो एग्जाम में आपके लिए आ सकते हैं, संभावित हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? क्या संवैधानिक प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संविधान में कहाँ गठन का प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में है 315 आर्टिकल, अनुच्छेद 323, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 215, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। साथियों, जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर है, वो है अनुच्छेद 315, क्योंकि आर्टिकल 315 में ही हमारे संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। हालांकि संविधान में 315 से 323 तक के जो भी समस्त आर्टिकल हैं, उनमें संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग चीजों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? ऑप्शन देखिए और उसके बाद हम बताएं। भारतीय गणराज्य, ऑप्शन बी में है भारत सरकार, ऑप्शन सी में है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, और ऑप्शन डी में है गृह मंत्रालय। जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी होगा, भारत सरकार मूल विभाग है संघ लोक सेवा आयोग का। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन देखें। पहले ऑप्शन में कहता है 1 अक्टूबर 1925, ऑप्शन बी में कहता है 1 अक्टूबर 1926, ऑप्शन सी में कहता है 1 अक्टूबर 1928, और ऑप्शन डी में कहता है 1 अक्टूबर 1929 कर लीजिए, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब हम देखें इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों, आपने इसका उत्तर आसानी से अपने दिमाग में बैठा लिया होगा और आपको पता भी होगा कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि ये एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर होगा। और आप जानते हैं, हमने पढ़ा है जब संघ लोक सेवा आयोग, उस समय हमने चर्चा करी थी कि 1923 में 1923 में गठित ली आयोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस आयोग के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो हम बताएंगे ली आयोग के तहत। ली आयोग का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। अगर ये पूछेगा कि इसकी रिपोर्ट कब आई, तो हम बताएंगे कि 1924 में इसकी रिपोर्ट आई, और उसी के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार हुआ। ये किसके तहत हुआ? तो ये भारत शासन अधिनियम जो एक्ट है 1919, उसके तहत ऐसा किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? पूछ रहा है कि रॉयल कमीशन का संबंध किससे है। प्रथम लोक सेवा आयोग से, बी में कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, सी में कहता है गोलमेज सम्मेलन से, और डी में कहता है कांग्रेस की स्थापना से। किससे इसका संबंध है? तो जो इसका संबंध है वो प्रथम लोक सेवा आयोग से है, और रॉयल कमीशन का गठन 1924 के आसपास किया गया था। ये ली आयोग के आसपास ही इसका गठन उसी से संबंधित है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम द्वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? फेडरल आयोग। तो इसके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में कहता है भारत शासन अधिनियम 1947, ऑप्शन सी में कहता है भारत शासन अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विचारणीय प्रश्न है, इसमें कथन दिए गए हैं और उन कथन के अनुसार हमको उत्तर देना है। आइए देखते हैं कथन क्या है। कथन ए कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रावधान संविधान में दिया गया है। साथियों, ये गलत है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सदस्यों के लिए। सदस्यों को प्रावधान करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया गया है, इसलिए कथन एक तो गलत हो गया। कथन बी कहता है कि संविधान के भाग 14 एवं अनुच्छेद 315 से 23 तक यूपीएससी के प्रावधान है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है। हमसे क्या पूछ रहा है? ऑप्शन, केवल एक सही है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है। कथन सी कहता है, ऑप्शन सी कहता है कथन एक और दो दोनों सही हैं। डी कहता है कि ना एक ना दो, कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी कथन सही है, ए कथन गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? ऐसी कौन सी योग्यता है जिनके तहत उनको अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है? ऑप्शन देखें और उसके बाद उत्तर बताएं। वह एक अखिल भारतीय सेवा से हो, ऐसा नहीं है। उसे विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञान हो, ये भी नहीं कहा गया। सी में कहा है भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है उसे उच्चतम न्यायालय का बार काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य हो। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है ऑप्शन सी, क्योंकि इनकी योग्यता तो संविधान में वैसे वर्णित नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि इनमें से जो भी सदस्य होंगे, टोटल जैसे इस समय वर्तमान में 10 सदस्यों का प्रावधान है और एक अध्यक्ष, तो इनमें से आधे सदस्य संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम काम करने का 10 वर्ष का अनुभव इनके पास होना चाहिए, टोटल में से आधे सदस्यों का। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को दिवालिया घोषित होने पर पद से निष्कासित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कथन। बी में है पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन, यहाँ नियोजन लिखा है साथियों, इसको नियोजन कर लीजिए आप, नियोजन में लगा हो, बिल्कुल सही है। मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण पर बिल्कुल हटा सकते हैं। उसे पद से वैसे हटाया जाता है जैसे कि संविधान में वर्णित नियंत्रक, लेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है। उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी गठित होगी और राष्ट्रपति जी उनको हटाते हैं। तो इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा सही है। और ऑप्शन में ये कहाँ है? तो ऑप्शन में ये सी ऑप्शन में है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए कथन सी इसका सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य आयोग के नहीं हैं? इनमें से कौन से कार्य आयोग के नहीं हैं? देखिए साथियों, याद रखिएगा, नहीं को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कई बार क्वेश्चन पूछता है और हम जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ते नहीं हैं ध्यान से और फिर गच्चा खा जाते हैं। इसलिए हमको गच्चा नहीं खाना है। जब हम पढ़ेंगे
तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आंसर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। इसलिए नहीं को आप देखें। और अब तो सुविधा के लिए आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम पेपर में हाईलाइट करके दे रहा है नहीं को, इसलिए ज़्यादा लोड ना लें। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, पढ़ें, उस समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि नहीं ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हम देखते नहीं हैं और फिर हम है मान के आंसर टिक कर देते हैं और फिर एग्जाम में हमको उसका कष्ट उठाना पड़ता है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। कथन ए में कहता है कि अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन करता है। ठीक है। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य को सलाह देता है। ठीक बात। सी में कहता है सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में। ठीक बात। इसलिए इसके जो सही जवाब होगा वो डी होगा। सभी कथन इसके सत्य कहे गए हैं, सभी कथन इसके सही हैं। आइए हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देता है? ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में है, वो आपसे पूछा जा रहा है। 320 में, 321 में, 322 में, अनुच्छेद डी ऑप्शन अनुच्छेद 323 में। तो जो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा है संघ लोक सेवा आयोग, उस समय मैंने सारे आर्टिकल और इनके सब आर्टिकल के बारे में डिटेल से आपको मैंने बताया था और उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 323 में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु और 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वर्तमान में संघ से लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, उनके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका है दीपक कुमार, बी में है विजय मित्तल, सी में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और डी में प्रदीप कुमार जोशी जी। तो जो इसका सही उत्तर है, वो इस समय इस पद पर कौन सुशोभित हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी जोश जोश में जाके वहाँ स्थापित हो गए हैं। उनको इसमें सुशोभित किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो हम देखें, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी में है राज्यपाल और ऑप्शन डी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो हमने जब पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि वो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते। निम्नलिखित में सत्य कथन है, इनमें से कौन सा सही कथन है उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप सी व डी की सेवाओं की भर्ती नहीं की जाती, ठीक कह रहा है। नौकरियों के आरक्षण के संदर्भ में आयोग, ये भी राज्य आयोग की सिफारिश मानने वाला संसद में कारण बताने हेतु बाध्य नहीं है और संसद आयोग के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। इसलिए पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पहला, दूसरा और चौथा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 316 क्या कहता है। अनुच्छेद 316 क्या कहता है? 317 क्या कहता है? 320 और 321 क्या कहता है? तो आइए हम इसको जोड़ी मिलाते हैं। तो 316 कहता है नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में,
317 क्या कहता है कि सदस्य का बर्खास्तगी और निलंबन के बारे में। 320 क्या कहता है, आयोग के क्या कार्य हैं उनके बारे में बात करता है। और 321 है कार्यों को विस्तार करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 321 में किया गया है। तो अब हम देखते हैं तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तो हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, आप अनुच्छेद याद रखें क्योंकि अनुच्छेद से लेकर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी, क्योंकि इसी तरह इसका अरेंजमेंट हो रहा है इसी ऑप्शन के तहत। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है। सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये तो आप जानते हैं कि ऑप्शन बी में जो लॉर्ड डलहौजी हैं ये हड़प नीति इन्होंने ही लेके आई थी। लेकिन आपसे यहाँ सिविल सर्विसेज का जनक के बारे में पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है भारत में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। ये शक्ति किसको है। तो जब हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ा था उस समय हमने चर्चा करी थी संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में, और उस समय मैंने आपको बताया था कि इसकी शक्तियों और सेवा शर्तों को निर्धारण करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति जी के पास है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट किसे सौंपता है। किसे अपनी वार्षिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देता है, कौन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये अपनी रिपोर्ट देता है संबंधित राज्यों के राज्यपाल को, और ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। जो भी उसके संबंधित राज्यपाल हैं, जिन राज्यों के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, उन्हीं राज्यपालों को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, और फिर राज्यपाल उस संबंधित राज्य के विधानमंडल में उस रिपोर्ट को रखवाते। आइए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कहता है 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी में कहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी में कहता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो तब तक के लिए होता है, चाहे आपका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए या कि आपकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, इनमें से जो पहले हो जाएगी आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वो कौन सी तारीख है जब सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 20 मई, ऑप्शन बी में कहता है 11 नवंबर, ऑप्शन सी में कहता है 21 नवंबर और ऑप्शन डी में कहता है 5 अक्टूबर। तो जो इसका सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा, वो 21 अप्रैल होगा, और ये 2006 में पहली बार मनाया गया था। तब से 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किसका अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार है, और किसके पास है वो हम ऑप्शन में देखें। 2/3 बहुमत से राज्यसभा के पास, 2/3 बहुमत से लोकसभा के पास, और सी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास। तो ये जो आर्टिकल 312 में ये शक्ति दी गई है वो राज्यसभा को दी गई है 2/3 बहुमत से। चाहे तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं सृजित हैं, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमारे देश में काम कर रही। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन द्वारा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? कौन वो सिफारिश करेगा कि ऐसा किया जा सकता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में महान न्यायवादी। तो ये जो अधिकार दिया गया है वो माननीय हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया है, वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर भारित होते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के खर्चे हैं, जो व्यय हैं, वो किस पर भारित होते हैं, वो ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में कहता है आकस्मिक निधि पर, ऑप्शन बी में कहता है कि भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन सी कहता है राज्य की संचित निधि पर, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जब हमने पढ़ा था संघ लोक सेवा आयोग, उस समय मैंने चर्चा करी थी कि जो भी इनके आयोग के व्यय हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, आर्टिकल 266 में भारित होते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग की जब बात होगी उस समय इनके व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। यहाँ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1926 में स्थापित प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहा है कि उस समय जब 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, उस समय उसकी संरचना क्या थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। 4 सदस्यों का प्रावधान था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों, हमने आज देखा संघ लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण और संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। उसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा और उसके बाद हमने एमसीक्यू लगाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा प्रयास आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में थोड़ा तो योगदान दे ही रहा होगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। आपको हमारे तरफ से हर दिन कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आपको बेहतर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और अगले वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।